देश भर से CAA के खिलाफ दाखिल 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CAA पर किसी भी तरह की रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार से CAA पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। आज CA के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। टोटल 237 PIL है CA के मामले में। 236 PIL CA कानून के खिलाफ है। 1 PIL मेरी है जो CA कानून के समर्थन में है। जो 236 याचिकाएं आई हैं उनका ये कहना है कि जो सिटीजनशिप दी जा रही है इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उन्होंने एक अभी नई एप्लीकेशन फाइल किया है। उनका ये कहना जो CA का रूल नोटिफाई हुआ है इस रूल को भी स्टे लगाना चाहिए। हम लोगों ने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने, अटॉर्नी जनरल ने, सबने इसका विरोध किया है कि नहीं, जो रूल नोटिफाई हुआ है, जो सिटीजनशिप दी जा रही है, इस पर कोई स्टे नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय केंद्र सरकार को दिया है। अगली सुनवाई इस पे 9 अप्रैल को होगी। हमारी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो CA है ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और वैसे भी जो लोग भारत के सिटीजन हैं उनसे CA का कोई लेना देना नहीं। CA का संबंध केवल और केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज से है। चूंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम है उनके साथ भेदभाव होता है, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, उनके फसलों में आग लगा दिया जाता है, उनकी दुकानों को लूटा जाता है, उनको फोर्स किया जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कि वो कन्वर्ट हो जाए। और कन्वर्जन से बचने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब कुछ अपना छोड़ के भारत में आए हैं। इसलिए उनको सिटीजनशिप देना ये भारत सरकार की ड्यूटी है। हमने ये भी कहा है कि जितने जल्दी से हो सके सबको सिटीजनशिप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्टे देने से इनकार कर दिया है और इसकी अगली याचिका 9 अप्रैल को, जो अगली सुनवाई होगी इसकी 9 अप्रैल को होगी। तब तक के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक हमलों के जरिए जनता को साधने की जद्दोजहद जारी है। इससे पहले जब राहुल गांधी ने शक्ति पर बयान दिया था तब पूरी भाजपा ने पलटवार कर कांग्रेस को घेरा था। इसी क्रम में आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में गठबंधन पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि इंडी गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान इंडी और कांग्रेस द्वारा नहीं किया जाता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान DMK, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर में आज वर्किंग कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने इसकी बताया कि कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो पर 3 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। इसमें 25 गारंटियों की घोषणा हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने योजनाओं का ऐलान करते हुए कहा था कि कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, हमारा कहा पत्थर की लकीर होता है। यही हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म नहीं हुआ था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा भी कर रहे हैं। बैठक हुई है, ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है,
पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। देश में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर रार अभी खत्म नहीं हुई है। देश के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री जब मंच से कांग्रेस पर हमलावर हों तो ऐसे में कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने कल हिंदू संस्कृति का अपमान किया। हमें लगा कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन एक दिन बाद भी बयान को सुधारने की कोई उनके द्वारा कोशिश नहीं की गई। उनके मंडली के प्रवक्ता उनकी टिप्पणी में अर्थ ढूंढ रहे थे और इसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहे थे। राहुल गांधी ने कल हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति सबों का अपमान किया। हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं मिला। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। देश भर से जोरदार हमले के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। यही कारण है कि उसे अब शक्ति के मायने समझाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर शक्ति के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सफाई दी है। उन्होंने बयान को धर्म से अलग रखकर दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति के फर्क को समझाने का प्रयास एक बार फिर किया है। बात यह है, 2 तरह की शक्तियां होती हैं। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी तैयारियों को जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पत्रकारों से जानकारी साझा की है। अनुपम राजन ने इस दौरान इस चुनाव किए जाने वाले प्रयोग के बारे में बताया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का सिलसिला नामांकन की तारीख से 10 दिन पहले तक जारी रहेगा। आज की तारीख में एमपी में पुरुष मतदाता 2 करोड़ 90 लाख, महिला वोटर्स 2 करोड़ 74 लाख, थर्ड जेंडर 1228, जबकि ओवरसीज वोटर 118, सर्विस वोटर 74,835 और मध्य प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 65 लाख 50,945।
जबकि 18 से 19 साल के वोटर की संख्या 16,49,641 और 80 साल से अधिक के 6,99,976 मतदाता होंगे। होम वोटिंग की सुविधा भी उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 80 से बजाय 45 साल के लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इन दिनों भगोरिया पर्व की धूम है। ऐसे में नजदीक आते चुनाव में 100% भागीदारी को लेकर संदेश भी इस पर्व के जरिए दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा भगोरिया पर्व पर सजी धजी युवतियों ने नृत्य के दौरान भी वोट करने वाले संदेश को लेकर दिया। नृत्य के दौरान वोट करें, वोट मेरा अधिकार जैसे संदेश लिखे संदेश वाली तख्तियां लेकर नृत्य करते हुए युवतियों का यह अंदाज खूब वायरल हो रहा है। सबको राम राम। 13 मई 13 આપણે વોટ ડાલવાની ચુનાવ ચાલ્યું છે તે આપણે વોટ ડાલવાની જરૂર છે। ભાઈ બહેનો સબની વોટ નાખવાનો આપણો અધિકાર છે। સબ વોટ નાખવા જજો।